बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में क्या वाकया पेश आया, कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या वाकई डॉक्टर हॉस्पिटल वाले डाकू बने हुए हैं, किस अंदाज से लोगों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, और फिर डीआईजी सीआईए लियाकत मलिक क्यों मुअत्तल किए गए फौरी तौर पे, इसके पीछे कौन सी कुव्वतें कार फरमा हैं, और वहाँ के जो लोग हैं, मरीजों के लवाहकीन हैं, वो किस तरह का ववेला कर रहे हैं, ये चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी क्या पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो आसफ अली जरदारी के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं? अगर लड़ सकते हैं तो कैसे लड़ सकते हैं? अगर नहीं लड़ सकते तो फिर कौन सी कानूनी रुकावटें हैं जिनकी बुनियाद पे वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का टिकट नहीं ले सकते? लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा कर रहे थे कई दिनों से कि जनाब हमारे लोगों से कागजात नामजदगी जो है वो छीने जा रहे हैं, कागजात नामजदगी दाखिल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, फलां को पकड़ लिया, फलां को उठा लिया, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात नहीं थे, जो इश्तिहारी नहीं थे, उनके कागजात की राह में भी रुकावटें डाली जा रही हैं। और फिर मुख्तलिफ वीडियोस इस हवाले से बना के ये सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, ख़ास तौर पे जो परवेज़ इलाही साहब की अहलियाँ हैं। और साफ पता चल रहा था उन वीडियोस से कि जनाब ये मैनेज करके बनाई गई हैं। और जो मैंने जिक्र किया है परवेज़ इलाही साहब की अहलिया का, जिसमें वो ये भी कह रही हैं कि और शहजाद सैन को कि इसको भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि जनाब ये उनके साथ मिलके बैठा हुआ है, हमारे मुखालफिन के साथ मिला हुआ है। हालांकि कागजात नामजदगी उन्होंने जो जमा करवाए हैं वो चौधरी शहजाद सैन के बेटे के खिलाफ जमा करवाए हैं। बहरहाल फिर मोहन सलाही ने भी उस पर बड़ा जनाब वेला किया, मेरी माँ के साथ ये हो रहा है, मेरी माँ के साथ वो हो रहा है। और चौधरी शहजाद सैन के बेटे ने तो कह दिया कि जनाब कि ज़रूरी थोड़ा था कि जो फुफो हैं ये खुद कागजात जमा करवाने आती। ये सारा ड्रामा किया। वो कैसे एक बंदा जो है वो जनाब कैमरामैन साथ साथ जा रहा है, पीछे हर चीज़ कवर कर रहा है, एक बंदा अचानक आता है जनाब वो झपटता है उनके पर्स पे और वो थोड़ी सी मज़ाहमत करें 10 सेकंड के करीब करीब, फिर वो बंदा खुद ही पीछे हट जाता है और एक पिलर के साथ खड़ा हो जाता है और फिर ये शोर मचा देते हैं जनाब कि जनाब हमारे बंदों को कागजात जमा। जब अब खुद ही ये पीटीए वाला इनका अपना सोशल मीडिया अब ये बता रहा है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जिन लोगों ने जमा करवाए हैं वो पीटीआई के हैं। इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 2434 अफराद हैं जिन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली के टिकटों पर पीटीआई की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल करवाएं। पता नहीं पीटीआई के टिकट मिलते हैं, टिकट जारी कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर उनके बल्ले का निशान जो है वो बहाल ना हुआ, जा तो रहे हैं ये पेशावर हाई कोर्ट में, अगर बहाल ना हुआ फिर टिकट शिकट भी नहीं मिलेंगे। फिर वो किससे सीएस इलेक्शन लड़ते हैं, आज़ाद लड़ते हैं या कुछ और रास्ता इख्तियार करते हैं, सबको एक ही मिल जाए इंतखाबी निशान, को ऐसी सूरत हाल निकल आए। बहरहाल वो अब तक सबसे ज़्यादा वो खुद कह रहे हैं और वो कहते हैं उन्हीं के बकौल कि जो नून लीग है, मुस्लिम लीग नून, उसके जो लोग हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनकी तादाद है 2134। और पीपल्स पार्टी वाले वो कहते हैं जनाब 1651 लोग जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए। अब इनकी किस बात पे यकीन करें? पहले वाली बात पे जब इनके कागजात नामजदगी दाखिल नहीं होने दिए जा रहे, ये इस बात पे कि सबसे ज्यादा हमारे बंदों ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन पे जो इनकी इल्ज़ाम तराशियाँ हैं वो उसी तरह जारी हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन क्या करे? इलेक्शन कमीशन जो बन पड़ रहा है, इनकी जो शिकायत है उनके अजाले के लिए हदायत जारी की है उन्होंने, जो कागजात की छीना झपटी की वहाँ शिकायत गई हैं उन पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। और फिर इनका सबसे बड़ा एतराज़ यह था कि जनाब इस्लामाबाद का आईजी अकबर नासिर और जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं इरफान मेमन, उनको तब्दील नहीं किया गया अभी तक। वो इलेक्शन कमीशन ने सख्ती से नोटिस लिया और वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब नाम दें, आप नाम दें, हम तब्दील कर देते हैं। यानी हुकूमत से नाम पीटीआई से नहीं मांगे, हुकूमत से, इंतज़ामिया से वज़ीर आज़म ने नाम मांगे और उनमें से नए ज़ाहिर है वो डीसी भी आ जाएंगे, आईजी भी आ जाएंगे। और फिर अहद चीमा जो हैं, जो पिछली काबीना में रुकन थे शहबाज शरीफ की काबीना के, तो अब केयर टेकर काबीना में भी शामिल थे मशीर के तौर पे। तो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि उनको हटा दिया जाए, कि डंडी ना मारे। हालांकि डंडी मारने वाले चक्कर ही कोई नहीं था उसका, फिर भी उन्होंने कहा जनाब ठीक है इनको हटा दिया जाए और वो
ان को उनका नोटिफिकेशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया, निकाल दिया गया उनको काबीना में से। अब और ये क्या चाहते हैं इलेक्शन कमीशन? तो बहरहाल जो झूठ बोलते हैं ना, खुद ही इनको याद नहीं रहता कि हमने पहले क्या, जो भी झूठा बंदा होता है उसको याद नहीं रहता कि जनाब मैंने पहले क्या कहा हुआ है, और अब सच्चा बंदा तो एक जो सच्ची बात है एक दफ़ा कर दी, बार बार वही बात करेगा। ये एक बात करते हैं फिर इमरान खान इसको यू टर्न कहा करते थे। बहरहाल पीटीआई भी अब यार ये इनका काम ही शुरू से ये है, इसी तरह की इनकी सियासत है, झूठो झूठ 44 जिन्हों कहते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ आते हैं जनाब। वो इलेक्शन टिकट जो है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो इंतखाबी निशान तीर है उसके सरबराह हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब, और एक पीपल्स पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके जो सरबराह हैं वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अब जो इलेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन है 203 और जैली सेक्शन है 3, यानी 203 का जैली सेक्शन 3 ये कहता है कि एक शख्स जो है एक से ज्यादा सियासी जमातों का रुकन नहीं हो सकता। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के रुकन नहीं हो सकते, इनकी अपनी जमात है उसके ये रुकन है। और जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका इंतखाबी निशान तलवार है उसके रुकन नहीं हो सकते। और इसी वाले से हमारे एक अमेरिका में बैठे हुए दोस्त हैं सैयद इक़्तिदार हैदर साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रिव्यू भी कर रखा है कि जनाब ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये कैसे रजिस्टर्ड है कि एक बंदा दो पार्टियों का तो हो ही नहीं सकता मेंबर। अच्छा, वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मेंबर नहीं है। अब इसी नुक्ते की बुनियाद पे सैयद इक़्तिदार हैदर साहब जो है उन्होंने जो लाहौर में 127 हल्का NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर को उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि जनाब इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं, क्योंकि बकौल उनके कि जो नामजद उम्मीदवार होता है उसका बयान नल्फी और इकरारनामा दाखिल होता है कागजात नामजदगी के साथ, और उसमें वो बताता है कि मेरा ताल्लुक जो है वो फलां पार्टी से है। और बिलावल साहब जो है ये कह रहे हैं मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है, जबकि सेक्शन 203 सब सेक्शन 3 के तहत वो दूसरी पार्टी के मेंबर हो ही नहीं सकते। ये एक कानूनी पोजीशन बज़ाहिर ये लग रहा है कि हाँ यार गल तो ठीक लगती है कि बिलावल भुट्टो साहब जड़े ने वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन तीर दे निशान थे, वो तो फिर तलवार के निशान से लड़नगे। लेकिन एक और भी इसमें कानूनी रास्ता है। वो आपको याद होगा कि MMA ने जब इलेक्शन लड़ा था मुत्तहदा मजलिस अमल ने, और KP में उन्होंने हुकूमत बनाई थी, वो तो जमात इस्लामी भी शामिल थी, उनका तराजू है इंतखाबी निशान, और किताब जो है इंतखाबी निशान था जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का, और तलवार वो माफ़ी चाहता हूँ किताब जो है वो MMA का इंतखाबी निशान था। तो वो एक गुंजाइश मौजूद है कि जब कोई जमातें अलायंस करती हैं आपस में, कोई उनका मुआहदा होता है, तो वो एक ही इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ सकती हैं। जैसे ये हमारे जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है उसके सरबराह हैं साजिद मीर साहब, वो नून लीग के टिकट पे, हालांकि वो अपनी एक जमात है उनकी और वो उसके सरबराह हैं, लेकिन वो नून लीग की टिकट पर सेनेटर मुंतखब होते हैं। ये गुंजाइश कानून में रखी गई है। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी तीर वाली और तलवार वाली जो पीपल्स पार्टियां हैं उनके दरमियान भी एक अलायंस या मुआहदा है कि जनाब हम एक टिकट पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। बुज़ाहिर तो ये है कि 203 है सेक्शन, उसके तहत एक बंदा दो जमातों का, दो सियासी जमातों का रुकन नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ, जो गुंजाइश मौजूद है कि अगर अलायंस हो जाता है दो सियासी जमातों के दरमियान, तो फिर वो एक ही इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ सकती हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के टिकट के मामले में, टिकट की हद तक उन्हें कोई मसला दरपेश हो सकता है। बहरहाल एतराज़ उठा दिया गया है, और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एतराज़ बराह एतराज़ है, लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने एतराज़ उठाया है वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि जनाब मैंने बड़ा अहम और वैलिड नुक्ता जो है वो उठाया है।
اب اس کا جواب جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر دیں گے۔ اب آتے ہیں جب ڈاکٹرز ہاسپٹل والا کیا معاملہ ہو گیا ہے، اور جو ڈی آئی جی سی آئی اے ہیں ڈاکٹر لیاقت، انہیں فوری طور پہ کیوں معطل کیا گیا ہے؟ معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن ادھر واقعہ ہوتا ہے ڈاکٹر ہاسپٹل والا کہ جناب صحافیوں کو مار دیا پولیس نے، اور اندر توڑ پھوڑ کی، اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا انہوں نے پولیس والوں نے۔ فوری طور پہ آئی جی صاحب پہنچ جاتے ہیں وہاں، اور لیاقت ملک صاحب جو ہیں، یار یہ بڑا دبنگ قسم کا پولیس افسر ہے لیاقت ملک، اور جب وہ ٹریفک کے یہاں انچارج ہوتے تھے سٹی ٹریفک آفیسر، اس وقت بھی انہوں نے بہت کنٹرول رکھا ہوا تھا معاملے کو، اور پھر انہوں نے عمران خان کی گرفتاری میں بھی یہ شامل تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اب انہیں معطل کر دیا گیا۔ یہ ہوا، یہ واقعہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر ہاسپٹل والے نے ایک اور جو واردات ڈالتے ہیں، انہی کے جو والد صاحب ہیں وہاں 4 دسمبر سے داخل ہیں ڈاکٹر ہاسپٹل میں۔ ان کے بھائی جو ہیں لیاقت ملک کے، جو میں نے تحقیق کی ہے، اور میں نے ڈاکٹر ہاسپٹل سے اندر سے یہ خبر نکالی ہے، ان لوگوں کے منہ سے میں نے سنا ہے، وہ بیچارے کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے، لیکن لوگوں نے بتایا ہے، وہاں ان کے عملے نے بتایا ہے کہ یہاں بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں ڈاکٹر ہاسپٹل میں۔ اچھا، میں بھی اس تجربے سے گزر چکا ہوں، میرا ذاتی تجربہ ہے۔ یہ جو لیاقت ملک صاحب ہیں ڈی آئی جی، ان کے بھائی جو ہیں، ان کے والد کو لے کے آتے ہیں اس ہاسپٹل میں 4 دسمبر کو۔ ان کو نمونیا کی شکایت تھی، جناب نمونیا ہو گیا ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کو وینٹیلیٹر پہ لے جاتے ہیں۔ وینٹیلیٹر ان کا ایک خاص جو ہے نا مال کمانے کا انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے۔ وہ جو میں کہوں نا ذاتی تجربہ، میری حقیقی خالہ اس ہاسپٹل میں تھی، اچھی خاصی ہوش میں آئی ہیں، اور 3-4 گھنٹے بعد پتہ چلا جناب ان کی سانس اکڑ گئی، وینٹیلیٹر پہ چلی گئی، اور وینٹیلیٹر پہ بیچاری کا انتقال ہو گیا تھا یہاں سے، اور 50-60 لاکھ روپے دے کے وہ ان کی میت جو ہے وہ وصول کرنا پڑی تھی۔ بہرحال یہ ان کے والد صاحب کو وہ کہہ لے جاتے ہیں وینٹیلیٹر پہ۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے، وہ مختلف لوگوں کی بات میں آپ کو سنوا رہا ہوں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جناب اچھا خاصا بندہ ہوش میں آیا تھا، باتیں کر رہا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ان کو وینٹیلیٹر لگا دیتے ہیں۔ وہ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ 1.5 لاکھ روپے ایک دن کا لیتے ہیں، وینٹیلیٹر کی فیس لیتے ہیں، اس لیے لے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک خاتون تو یہ بتا رہی تھی جناب، وہ جو ہماری خاتون تھی کہتے ہیں ہم نے خود بے ہوش کیا ہوا اس کو، وینٹیلیٹر والے چکروں میں ڈال دیتے ہیں بندے کو۔ پہلے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں جو وہاں مریض داخل ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کیونکہ وہ ہمارا یوٹیوب کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ لمبے کلپ ہم دکھا نہیں سکتے، لیکن سارے لوگ یہ کہتے ہیں، کسی نے 50 لاکھ دیا ہوا ہے، کسی نے 70 لاکھ دیا ہوا ہے، اب تک کوئی 20 دن سے وہاں داخل ہے، وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ پہلے سن لیں۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں ہمارے پیشنٹ کو کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی، بالکل 8 دن ہو گئے کنٹینیوسلی وینٹیلیٹر لگایا ہوا ہے۔ جانا سے لے کے آئے، میں بولتی بھی تھی، ہوش میں بھی تھی، انہوں نے بے ہوش رکھا ہوا ہے۔ 3-4 لاکھ جو روزانہ کے جو ہم وینٹیلیٹر کی ہم پیمنٹ کر رہے ہیں ان کو، ایک بھی مریض صحیح ہو کے نہیں گیا ادھر۔ اس کا 3 لاکھ آپ دے رہے ہیں۔ اب جو میں نے پتا کیا ہے کہ ڈی آئی جی لیاقت ملک کے جو والد ہیں انہیں وہ وینٹیلیٹر پہ لے گئے، اور وینٹیلیٹر پہ لے جانے کے بعد وہ جو لوازمات ہوتے ہیں جو صحت کے اصولوں کے مطابق علاج کرنا ہوتا ہے، ان کی نالیاں شالیاں چینج کرنی ہوتی ہیں خوراک کی اور دیگر جو لگی ہوتی ہیں، وہ وہاں کچھ نہیں انتظام۔ اور پھر نہ ہی ان کے جو ظاہر ہے ایک بندہ 20 دن سے پڑا ہوا ہے بیڈ پہ، تو بیڈ سول ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف انتظامات کرنے پڑتے ہیں، ایئر بیڈ لگانا پڑتا ہے، یا پھر اس کو پلٹنا پڑتا ہے، یہ خود ہی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا مریض کے پاس آپ لوگوں نے نہیں آنا، ہم خود ہی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ وہ ان کی جو جلد ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی بہرحال، اور پھر کانوں کے پاس کچھ مسئلہ ہو گیا، گلے میں انفیکشن ہو گئی، گلے میں انفیکشن ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر صاحب کا جناب یہ گلے میں مجھے جناب آپ نے نالی چینج کرنی تھی۔ او بھائی ہم نے چینج کرنی تھی، ہم نے لا کے دی آپ کو نالی، آپ نے چینج ہی نہیں کی۔ ایسے مسائل ہیں وہاں پہ۔ لیاقت ملک کے والد صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا تھا، وہاں پہ گلے میں انفیکشن ہوگی، اور پھر ان کے یورین بیگ میں وہ بلڈ آنا شروع ہو گیا، ظاہر پتہ چل جاتا ہے، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے بیگ، تو جناب وہ بھی انفیکشن ہو گئی۔ وہ جی نالی کیوں نہیں ٹائم پہ چینج کی، اور وہاں
कोई डॉक्टर हैं वहाँ, शायद कामरान चीमा, मेरे जहन में आ रहा नाम आगे पीछे, माफ़ी चाहता हूँ। तो वो कहते हैं जनाब हम ज़रा ओवर कमिटेड हो गए हैं, ओवरलोड हो गया है, लोग ज़्यादा आ गए हैं। भाई प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप अपने जो बेड है, जो बेडों की तादाद है, उसके मुताबिक मरीज भर्ती करें, दाखिल करें। आपने तो ऐसे तो सरकारी अस्पतालों में भी नहीं होता, वो भी किसी और अस्पताल में रेफर कर देते हैं, जनाब हमारा बेड कम पड़ गए हुए हैं। आपने वहाँ यानी पैसा कमाने की मशीन, यानी जिसको कहते हैं डॉक्टर नहीं डाकू, इस तरह का मामला बना हुआ है डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। पहले भी, ये पहली मरतबा नहीं हुआ, पहले भी सैकड़ों शिकायत हैं। वो मसला ये है कि मीडिया पे आती नहीं खबरें, चलने नहीं देते। क्यों नहीं चलने देते? मीडिया वालों का एक का है कि अगर मीडिया का एक बंदा है कोई, उसका मामला है, तो उसकी खबर नहीं लगाते दूसरे मीडिया वाले। एक अखबार वाले दूसरे अखबार के मालिक के खिलाफ खबर ही नहीं लगाते। और इसीलिए तो ये सारे लोग मीडिया में, जितने भी सेठ लोग हैं, देख लें आप, जितने भी नए चैनल आए हैं जियो के बाद, और वक्त जो इनका नवाए वक्त वालों का होता है, उसके बाद जितने भी चैनल, सारे सेठ लोग, नो दौलती, नया पैसा है, फिर पैसे को खपाना है कहीं, और जो पैसा पता नहीं किस तरीके से हासिल किया हुआ है। GN हो गया, 92 हो गया, ये टैलन हो गया, और फिर सुनो हो गया, और फिर ये मियाँ आमर महमूद साहब, उनका दुनिया हो गया। ये दुनिया जो मियाँ आमर साहब हैं, ये डॉक्टर हॉस्पिटल के मालकान में से एक हैं। उनकी कुव्वत पे, उनकी ताकत पीछे है, मीडिया की ताकत। ये मामला असल हुआ है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो फिर जनाब वो यूरोलॉजिस्ट मैंने जैसे बताया, उन्होंने कहा जनाब वो हो जाता, नाली नहीं बदली है, नाली बदलनी सी, उन्होंने कहा जी ऐसी बदलनी है जनाब। फिर एक और मजे की बात हुई, एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा जनाब कोई टेस्ट लिखा, EEG होना है इनका। उनका जनाब EEG आप फाइल तो पढ़ लें, EEG तो इनका 2 दिन हो गया हुआ है। उनका जनाब रिपोर्ट तो नहीं लगी हुई। फिर पता चला रिपोर्ट किधर है जनाब, रिपोर्ट पता छुट्टियां आ गई हैं जनाब, ये अब 26 तारीख को लेबॉर्ट्री खुलेगी, फिर रिपोर्ट आएगी। यानी बंदा बेहोश पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पे है, और लेबॉर्ट्री इनकी बंद है, और जो वहां कोई MD जो मालक जो भी इसका होता है, इंचार्ज जो एडमिनिस्ट्रेटर टाइप, वो भी गायब। लेबॉर्ट्री खुलनी है 26 तारीख को, लेबॉर्ट्री वाला बनता ही नहीं। ये फिर वहां ये मामला, ताला लगा हुआ है लेबॉर्ट्री को। फिर वहां ये जो गर्मी सर्दी है, ये फिर शुरू हुई। फिर DIG के भाई ने अपने भाई को बुलाया, लियाकत मलिक को। उन्होंने कहा भाई जी ये हो रहा है इतने। जब उन्होंने जाके ये बातें की, सारी बातें, तो फिर आगे से शाउट किया इन्होंने, जी यहाँ ऐसे ही होता है, इधर बिल्कुल ठीक हो रहा है। उनका जब ये मसाइल हैं, और मुझे किसी ने बताया कि उनके जो भाई हैं DIG के, वो बेंच पे बैठ के रो रहे थे जब DIG साहब वहां पहुंचे हैं। तो भाई साहब जब रो रहे थे जनाब अब्बा जी ये हो रहा है थे, इन्हें पैसे दे दिए, 2.5 लाख रुपए डेली और एडवांस। ज़ाहिर है उनका वालिद जो है वो मौत और हयात की कश्मकश में है, तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनकी रिपोर्टें नहीं मिल रही जो उन्होंने करवाई हुई हैं, टेस्ट करवाए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं, 2.5 लाख रुपए डेली उनसे लिया जा रहा है। और अब तक 50 लाख के करीब पेमेंट जो नकद लेते हैं, पहले वसूल करते हैं, बाद में नहीं लेते, ये पहले वसूल करते हैं वो। और फिर जनाब जब वो ये मामला हुआ, वहाँ कोई शूट किया एक दूसरे के ऊपर, चीखो पुकार हुई, तो फिर थोड़ी देर बाद जनाब वहाँ मियाँ आमर साहब ने भेज दिए बंदे। ज़ाहिर है उनका हॉस्पिटल है, उनका चैनल है, और माइक की एक ताकत है, और कैमरे की एक ताकत है, उसके सामने सारे जनाब बिल्ली बन जाते हैं बकौल उनके, कहीं नहीं भी बनते। तो जाके जनाब माइक उनके मुंह में, जनाब आप करवाना चाहते हैं, फ्री इलाज करवाना चाहते हैं, इसलिए उसने कहा भाई मेरी बात सुन ले, आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं, तो मैं नकद पहले पैसे दिए हुए हैं। ये ज़ाहिर है वो उसकी मर्जी के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर मेरा बयान को कैसे ले सकता है। तो वहाँ ज़ाहिर है पुलिस वाले जो है उनका अपना एक स्टाइल होता है। वहाँ पता ये चला है कि एक DSP हैं मोहम्मद अली भट्ट साहब, वो वहाँ थे। ज़ाहिर है वो भी आए होंगे आदत के लिए, या बुलाया होगा उनको, ये मुझे कन्फर्म नहीं है। वो फिर थोड़े से जज्बाती हो गए, और जज्बाती होकर फिर जैसे पुलिस वाले करते हैं उन्होंने वो काम किया। अब सहाफ़ी जो है आज़ादी सहाफ़त में हमला हो गया। ओ भाई मेरे, जिसका अस्पताल है
उसी के मीडिया उससे बंदे गए हुए हैं वहाँ पे अस्पताल वालों की मदद के लिए, उनको दबाने के लिए, जिसके वालिद वहाँ मौत और हयात की कश्मकश में मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे सब मरीजों को जो भी इस वक्त मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हैं। तो वो जनाब, अब उसके फ़ौरन बाद जनाब ये ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब और मियां आमिर महमूद साहब, बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है इनका आपस में, और फिर मिनट नहीं लग गया मुअत्तल करके परे मारे उन्होंने कि चलो जी ना कोई इंक्वायरी ना कोई गल, पहले उन्होंने मुअत्तल करता, फिर उन साफी कहते ने जनाब आज़ादी सहाफत हमला हो गया, हुण जनाब परचा होना चाहिए, परचा होवे। हमारे यहाँ माशरे में बड़ा एक अजीब सा ट्रेंड बना हुआ है कि जो ताकतवर होता है ना, तगड़ा होता है, अमीर होता है, पैसे वाला होता है, वो सच पर भी हो, हक पर भी हो, फिर भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब पुलिस गर्दी कर दी, डॉक्टरों पे हमला कर दिया जनाब, डॉक्टरों पे चढ़ाई, तशद्दुद, तोड़ फोड़, इस तरह की बातें, हालांकि ज्यादती उनके साथ हो रही है। बहरहाल असल जो सूरत हाल है, जो हकीकत है, जो मेरी जाती इंफॉर्मेशन पर मबनी है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।